एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। राजनीति विज्ञान कॉन्सेप्ट टॉक में पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने शीत युद्ध को लेकर के व्यापक चर्चा की थी, क्योंकि ये टॉपिक हमारा आज भी चलेगा और लगभग 20 से 25 मिनट का ये वीडियो बनने जा रहा है। और फिर से एक बार शीत युद्ध का दौर पार्ट 2 पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से 1949 में अमेरिका ने नाटो की स्थापना की थी, एक सैनिक संगठन, और जो 1947 और 48 में पहले ट्रूमैन सिद्धांत और फिर मार्शल योजना प्रारंभ की थी। इसके एवज में सोवियत संघ ने कोमेकॉन की एक योजना शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भी जो पूर्वी यूरोपीय देश थे और द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने भाग लिया था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनको आर्थिक सहायता कोमेकॉन के तहत सोवियत संघ ने दी थी। इसके बाद बात आती है 1954 में अमेरिका ने सीटो की स्थापना की और 1955 में फिर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट, जो एक सैन्य संगठन और संधि संगठन बनाया, और 1955 में ही अमेरिका ने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। फिर इसके बाद बात आती है 1956 की, शीत युद्ध का दौर भाग 2 आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। 1956 में सुएज नहर संकट, क्योंकि सुएज नहर जो है मिस्र में थी और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, मिस्र के राष्ट्रपति आपको ज्ञात होगा, इन्होंने जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं नासिर, इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सुएज नहर संकट 1956 में प्रारंभ हो जाता है और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर जो है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मिस्र के राष्ट्रपति है नासिर, वो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, और जिस वजह से सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण होने की वजह से जो इसका पानी ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों में भी जाता था, तो वहाँ पे पानी जाना इसका बंद हो गया। तो इसके एवज में जो ब्रिटेन और फ्रांस तथा इजराइल ने, इन 3 देशों ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो इसके खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र को घेर दिया और मिस्र पे आक्रमण कर दिया। तो इस स्थिति में मिस्र का जो साथ दिया यूएसएसआर ने दिया। सुएज नहर संकट में यूएसएसआर ने मिस्र में जाकर के हस्तक्षेप किया, और यूएसएसआर के मैदान में आते ही ये तीनों ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने अपने पैर पीछे खींच लिए। तो यहाँ पे एक आश्चर्यजनक बात यह है कि चूंकि मिस्र में सुएज नहर संकट के दौरान जब यूएसएसआर ने मिस्र का साथ दिया था, तो ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल का साथ देने यूएसए नहीं उतरा, और यूएसए इस घटना में पूरी तरह से उदासीन रहा। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है और ऐतिहासिक बात है कि यूएसएसआर के मैदान में कूदने के बाद भी यूएसए ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो किसी भी तरह से 1956 में सुएज नहर संकट खत्म हुआ और मिस्र की यहाँ पे जीत हुई, क्योंकि यूएसएसआर ने मिस्र का साथ दिया। इसके बाद क्या होता है कि आगे सुएज नहर संकट के बाद कई दौर ऐसे आते हैं जब यूएसएसआर और यूएसए में बातचीत की संभावना बनती है, किंतु किसी ना किसी घटना की वजह से वो बातचीत आगे बढ़ नहीं पाती है। ऐसा ही एक उदाहरण है 1960। 1960 में एक घटना होती है। 1960 में पहले जनवरी फरवरी के माह में यूएसएसआर और यूएसए के बीच, यूएसएसआर और यूएसए, यूएसएसआर के समय में जो प्रशासक थे वो थे क्रूश्चेव, और यूएसए के जो प्रशासक थे वो थे हॉवर। तो होता क्या है कि 1960 में इनकी एक बात तय होती है, एक बातचीत तय होती है कि हम लोग जो शीत युद्ध की गहमा गहमी है उसको निपटाने के लिए, उस पर शांति स्थापित करने के लिए 1960 में
ये दोनों जो भीमकाय राष्ट्र हैं ये आपस में बातचीत के लिए डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि बातचीत होगी। किंतु 1960 जनवरी में ये जो बातचीत होनी थी उससे पहले ही उसके तुरंत बाद ही 1960 में एक विमान दुर्घटना होती है जिसको कि U2 विमान कांड के रूप में इतिहास में जाना जाता है। U2 विमान कांड, U2 विमान कांड। इस U2 विमान कांड में होता क्या है कि चूंकि ये 1960 में USSR और USA के बीच में बातचीत का रास्ता साफ होता है, किंतु उस बातचीत होने से पहले ही U2 विमान कांड की दुर्घटना एक हो जाती है। U2 विमान कांड हो जाता है। इसमें क्योंकि जो एक अमेरिकी जहाज जो है, एक खुफिया जहाज जो है, वो रूस की सीमा में, रूस के भीतर उसकी चापलूसी करने के लिए या उस पर नज़र दौड़ाने के लिए एक विमान अमेरिका के द्वारा भेजा जाता है। और जब ये विमान रूस में जाकर के पकड़ा जाता है, USSR में जाकर के इस विमान को की घेराबंदी की जाती है और इसकी घेराबंदी करने के बाद इसको ज़मीन पर उतारा जाता है। और इसका जो U2 विमान का जो पायलट होता है उसको जब पकड़ करके पूछा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो U2 विमान के पायलट ने ये स्वीकार किया कि वह अमेरिका का विमान है और वो जो रूस की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तो रूस पे नज़र रखने के लिए अमेरिका ने विमान भेजा था, U2 विमान कांड। तो इस घटना के बाद USSR ने सीधे USA से कहा कि जो हमारे बीच में जो बातचीत होनी थी वो अब नहीं होगी और अमेरिका को इसमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो USSR ने USA से कहा कि ऐसी घटना के बाद हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। तो USSR ने साफ USA से कहा कि हम जो है अब बातचीत नहीं करेंगे और USA से कहा कि पहले आप माफ़ी मांगो तब जाकर के हम बातचीत का रास्ता साफ करेंगे। किंतु USA ने भी माफ़ी तो मांगी नहीं और इस तरह से जो हम उनकी एक बैठक होनी थी और शांति स्थापित करने के लिए, जो शीत युद्ध की गहमागहमी को कम करने के लिए जो बैठक होनी थी, वो बैठक उसके बाद नहीं हो पाई। तो U2 विमान कांड एक बहुत महत्वपूर्ण घटना इतिहास में है। इसके बाद आगे देखते हैं कि 1960 के बाद क्या होता है। 1960 के बाद 1961 एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1948 ये वो तिथि थी जब बर्लिन की नाकेबंदी रूस के द्वारा या USSR के द्वारा की गई थी। क्योंकि 1948 में USSR ने बर्लिन की नाकेबंदी की थी और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो अलग अलग भागों में बढ़ गए थे। पूर्वी जर्मनी जो था वो USSR के साथ था और पश्चिमी जर्मनी जो था वो USA के साथ था। तो 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी के बाद 1961 तक ऐसी नौबत आ गई जब 1961 में इसी जर्मनी, जो जर्मनी देश है, इसी जर्मनी में बर्लिन दीवार बननी प्रारंभ होगी। बर्लिन दीवार बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है इतिहास में और शीत युद्ध के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्योंकि 1948 में जब बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी उसके बाद से ही पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो अलग अलग गुटों में बढ़ गया था और 1961 में आते आते इस जर्मनी को पूरी तरह से दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया और बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी। बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी और उस दीवार के एक तरफ पूर्वी जर्मनी जो कि USSR का समर्थक था और दीवार के दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी जो कि यूरोपीय देशों और USA का साथ दे रहा था। तो इस तरह से ये सीधी सीधी जो लड़ाई थी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच ये लड़ाई थी। और जो शीत युद्ध का जो महत्वपूर्ण काल है उस बीच में जो पूरी पृथ्वी थी वो दो भागों में या दो गुटों में बढ़ गई थी और इसलिए पृथ्वी को, इस पूरे विश्व को जो द्विध्रुवीयता में बंटना भी इसको कहा जाता है। पूरा विश्व दो ध्रुवों में बढ़ गया था। एक ध्रुव साम्यवादी USSR और दूसरा ध्रुव जो था इसका पूंजीवादी USA। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बड़ी महाशक्तियों का प्रभाव विश्व के अन्य देशों में भी पड़ा और इस तरह से द्विध्रुवीय विश्व की स्थापना 1945 से लेकर के USSR के विघटन तक 1991 तक ये जो पूरा विश्व था वो दो ध्रुवों में बट गया था। इस चलिए आगे देखते हैं कि बर्लिन दीवार 1961 के बाद क्या होता है। इसमें एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये घटना है 1962 की, 1962 में होता क्या है कि क्यूबा संकट इतिहास के लिहाज से और राजनीति विज्ञान के लिहाज से और USSR और USA के संबंधों को समझने के लिहाज से क्यूबा संकट एक बहुत महत्वपूर्ण घटना इतिहास में है, दर्ज है। क्यूबा जो कि अमेरिका के पास में एक टापू तटीय देश है। अमेरिका के पास में एक तटीय देश है क्यूबा, जो कि एक छोटे से टापू वाला देश है।
अब होता क्या है कि इस क्यूबा में जो प्रभाव होता है वो होता है यूएसएसआर का। तो 1962 में होता क्या है कि अमेरिका के पास में होते हुए भी क्यूबा में जो है वहाँ साम्यवाद की स्थापना हो जाती है। यूएसएसआर के द्वारा वहाँ पे साम्यवाद स्थापित हो जाता है। तो होता क्या है कि इस क्यूबा में यूएसएसआर ने अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने प्रारंभ कर दिए और यूएसएसआर ने यहाँ पे अपने सैनिक अड्डे प्रारंभ कर दिए क्यूबा में। और क्यूबा ने भी यहाँ पे बहुत सारी मिसाइलें यहाँ पे लॉन्च कर दी, क्योंकि अमेरिका के पास में क्यूबा जो देश है वहाँ पे साम्यवादी देश क्यूबा को कहा जाता है। तो यूएसएसआर का समर्थक देश क्यूबा है। तो इस घटना के बाद जब क्यूबा में मिसाइलें लॉन्च होगी या सैनिक संगठन स्थापित होने लग गए थे यूएसएसआर की तरफ से, तो ऐसे में अमेरिका को भय सताने लग गया कि कहीं ना कहीं खतरा जो है क्यूबा की वजह से खतरा जो है अमेरिका को था। तो इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया कि तुर्की में यूएसएसआर की तरफ मुंह करके मिसाइलें अपनी लॉन्च कर दी। तुर्की में अमेरिका ने यूएसएसआर की ओर मुंह करके अपनी मिसाइलें लॉन्च कर दी और शीत युद्ध की जो गहमा गहमी है वो अपने चरम पे 1962 में क्यूबा संकट के दौरान पड़ गई। होता क्या है कि फिर यूएसएसआर जो है क्यूबा की सहायता के लिए अपने कई सारे जहाजी बेड़ों को क्यूबा की तरफ भेज रहा है समुद्री मार्ग से। क्यूबा की तरफ जहाजी बेड़ों को भेजता है जो कि परमाणु हथियारों से लदे हुए होते हैं। कई सारे जहाजी बेड़ों को यूएसएसआर क्यूबा की तरफ भेजता है। तो समुद्री मार्ग से ये जब जहाजी बेड़े आ रहे होते हैं तो इन पे जो नज़र पड़ती है अमेरिका की पड़ती है और अमेरिका तुर्की में जो है यूएसएसआर के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और अपने सैनिक अड्डों को स्थापित करता है और साथ ही यूएसएसआर की ओर मुंह करके मिसाइलें भी लॉन्च करता है। और अमेरिका साफ कहता है यूएसएसआर से कि जो आपके ये परमाणु हथियारों से लैस जो जहाजी बेड़े क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं इनको वापस भेजा जाए। तो यहाँ पे एक और आश्चर्यजनक बात है कि यूएसएसआर ने जो समुद्री मार्ग से अपने जहाजी बेड़े भेजे थे उनको यूएसएसआर वापस अपनी ओर खींच लेता है, वापस अपनी ओर बुला लेता है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि यूएसएसआर और यूएसए का आमने सामने कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन क्यूबा संकट एक ऐसा संकट था कि जब पूरी पृथ्वी को ये लगा कि अब यूएसएसआर और यूएसए आमने सामने होंगे और तृतीय विश्व युद्ध की परिणति यहाँ पे हो सकती है। किंतु यहाँ पे इनका जागरूकता कहें या बुद्धिमत्ता कहें तो यूएसएसआर ने अमेरिका की धमकी के बाद अपने जहाजी बेड़े वापस बुला लिए और इधर से अमेरिका ने जो तुर्की में जो मिसाइलें थी वो वहाँ से हटवा दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना क्यूबा संकट। इसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे स्थितियाँ थोड़ा बहुत सुधरने लगती हैं। क्यूबा संकट के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द शीत युद्ध के बीच में आता है जिसको कि दितांत के नाम से जो प्रसिद्ध है। दितांत इसको फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है दितांत, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है दितांत का। हिंदी में इसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। तनाव में शिथिलता इसका अर्थ होता है। और इसको सीधा सीधा कहा जाए तो तनाव शैथिल्य का नाम भी इसको इतिहास में दिया गया है। तनाव शैथिल्य ये बहुत महत्वपूर्ण शीत युद्ध काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दितांत, जो कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है तनाव में शिथिलता, तनाव शैथिल्य। इसकी शुरुआत होती है 1962 क्यूबा संकट के बाद से, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि सबसे पहले 1963 एक वो दौर है 1963 जब पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी की स्थापना 1963 में होती है। तो ये पीटीबीटी क्या था? आंशिक परमाणु निषेध संधि। आंशिक परमाणु निषेध संधि इसका हिंदी में नाम है। आंशिक प्रक्षेपास्त्र निषेध संधि। पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी इसका नाम है, आंशिक प्रक्षेपास्त्र निषेध संधि। तो ये 1963 में
इसकी शुरुआत होती है। और चूंकि इसकी शुरुआत का कारण भी जो हथियारों की होड़ जो शीत युद्ध के दौरान लगी थी यूएसएसआर में, यूएसए में और बाकी अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के अन्य देशों में भी, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए तो ये एक संधि होती है 1963 में, पीटीबीटी। इसमें शामिल होते हैं यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन। ये 3 राष्ट्र पीटीबीटी में शामिल होते हैं और घोषणा करते हैं कि जो आंशिक प्रक्षेपास्त्र निषेध संधि, जो आंशिक रूप से जो प्रक्षेपास्त्रों को इधर से उधर दागने के बाबत ये संधि होती है, और यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन इस पर हस्ताक्षर करते हैं। हालांकि ये अपने जो इसका उद्देश्य था उस उद्देश्य पर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई, किंतु इसकी वजह से एक शीत युद्ध के दौरान एक नया शब्द जुड़ता है जिसको कि दितांत या डिटेंट कहा जाता है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है तनाव में शिथिलता। तो 1963 के बाद चले आगे बढ़ते हैं कि शीत युद्ध के काल में और क्या क्या घटनाएं इतिहास में हुई हैं। इसके बाद जो ये दितांत जो था लगभग 10 सालों तक ये शीत युद्ध काल में रहा। 1963 64 से लेकर के लगभग 1978 तक दितांत का ये काल है। लगभग 10 से 15 सालों के तक ये पूरे इतिहास में रहा। तो इस दितांत के बाद क्या होता है कि एक और समस्या विश्व बिरादरी में खड़ी हो जाती है। वो समस्या है कि लगभग 10 से 15 सालों के तक दितांत या तनाव शिथिलता रहने के बाद 1979 ये वो दौर है जब अफगान संकट खड़ा हो जाता है। अफगानिस्तान युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध 1979 से प्रारंभ होकर के ये युद्ध लगभग 10 सालों तक चलता है, 1989 तक। तो 1979 में अफगानिस्तान युद्ध प्रारंभ हो जाता है क्योंकि इस अफगानिस्तान में हस्तक्षेप यूएसएसआर प्रारंभ कर देता है, और इस तरह से यूएसएसआर अफगानिस्तान युद्ध में जैसे ही यूएसएसआर हस्तक्षेप करता है, क्योंकि इस अफगानिस्तान युद्ध में फ्रांस ब्रिटेन तो पहले से ही थे ही, साथ ही साथ इस युद्ध में यूएसएसआर भी हस्तक्षेप डाल देता है, और यूएसएसआर के आते ही यूएसए भी इस युद्ध में कूद जाता है, और फिर से शीत युद्ध जो है, इस शीत युद्ध को द्वितीय शीत युद्ध या उत्तर शीत युद्ध के नाम से भी 1979 के बाद जाना जाता है। तो अफगानिस्तान युद्ध 1979 में और लगभग 10 सालों तक 1989 तक। इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है कि यूएसएसआर 10 सालों तक, लगभग 10 वर्षों तक अफगानिस्तान को सहायता दे रहा होता है, और इन 10 वर्षों में उसको इतनी धन की हानि होती है कि आर्थिक जो उसकी इकोनॉमी का जो नुकसान होता है, इकोनॉमी डिक्रीज होती है उसकी, यूएसएसआर की, क्योंकि युद्ध में भाग लेने से, और 10 वर्षों तक लगातार कोई देश भाग लेता है और दूसरे देशों को सहायता प्रदान करता है, तो उसकी इकोनॉमी ऑब्वियसली कम होती है। तो इस वजह से यूएसएसआर की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होते जाने लगी। तो ये बहुत बड़ा संकट था अफगानिस्तान युद्ध, जिसमें कि यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया था। और इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है। अफगानिस्तान युद्ध के बाद कई सारी छिटपुट घटनाएं बीच बीच में होती हैं। इसके बाद बात आती है 1881। एक यूएसए ने एक नई युद्ध नीति की स्थापना 1982 में लगभग की थी, जिसको स्टार वॉर के नाम से विश्व इतिहास में जाना जाता है। स्टार वॉर यानी कि अंतरिक्ष युद्ध। इस समय में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो रीगन थे। तो रीगन ने यूएसएसआर को धमकी दे डाली, रीगन ने यूएसएसआर को साफ धमकी दे डाली कि जहां युद्ध वहां युद्ध, और जहां शांति वहां शांति। ये 1981-82 में लगभग ये अमेरिका यूएसए ने स्टार वॉर की घोषणा की थी, और यूएसए ने साफ यूएसएसआर से कहा कि यदि आप युद्ध करेंगे तो हम युद्ध में भाग लेंगे, और शांति स्थापित करेंगे तो हम शांति को और बढ़ावा देने के लिए आगे आएंगे। तो स्टार वॉर बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस स्टार वॉर के तहत यूएसए ने यूएसएसआर से साफ कहा कि इन पे परमाणु बम बरसाओ, अंतरिक्ष से परमाणु बम बरसाओ, या इन पे अंतरिक्ष से हमला किया जाए। तो स्टार वॉर बहुत महत्वपूर्ण घटना है 1981-82 के आसपास में। चलिए आगे देखते हैं कि स्टार वॉर के बाद
अब आती है बात रूस के विघटन की, और बात आती है 1985 की। 1985 में यूएसएसआर में तख्ता पलट होता है। तख्ता पलट नहीं कहेंगे बल्कि दूसरे प्रशासक यूएसएसआर के बनते हैं, जिनका की नाम गोरबाचोव, चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार यूएसएसआर में 1917 जब लेनिन ने यहाँ पे साम्यवादी सरकार की स्थापना 1917 में की थी, तब से लेकर के गोरबाचोव तक 1985 तक एक ही पार्टी का शासन, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी जो कि कम्युनिस्ट देशों में या साम्यवादी देशों में होती है। तो गोरबाचोव 1985 में यूएसएसआर के प्रशासक बने। तो गोरबाचोव थोड़ा सा नरम दल के व्यक्ति थे और इनका झुकाव जो था उदारवाद की तरफ भी था। हालांकि कोई भी राष्ट्र अपनी हानि तो नहीं चाहता, किंतु गोरबाचोव ने 2-3 ऐसी योजनाएं 1985 के बाद प्रारंभ की, जिससे यूएसएसआर का नुकसानी होता रहा, हानि होती रही और लाभ उनको कम हुआ। जैसे कि गोरबाचोव ने एक योजना की शुरुआत की थी, ग्लासनोस्त, जिसका नाम है ग्लासनोस्त। ये रशियन भाषा का शब्द है ग्लासनोस्त, और जिसका हिंदी में ग्लासनोस्त की जो गोरबाचोव की योजना थी 1985-1986 में इस योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत ओपननेस, यानी कि ओपननेस का मतलब स्वतंत्रता की बात यहाँ पे होती है। ओपननेस का मतलब है खुले द्वार की नीति, खुले द्वार की नीति भी इसको हम कह सकते हैं। थोड़ा सा ओपननेस, क्योंकि कम्युनिस्ट देशों में चाहे कोई छोटा संगठन होता था या प्रदेश स्तर का या देश राष्ट्र स्तर का जो भी संगठन होता था, वहाँ पे केवल एक लीडर होता था, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर होता था। किंतु 1985 में यूएसएसआर के जैसे ही गोरबाचोव प्रशासक बनते हैं, तो उन्होंने एक नई नीति की स्थापना की, ग्लासनोस्त, जो कि ओपननेस या खुले द्वार की नीति के रूप में जानी गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की जो ये ग्लासनोस्त है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीडिया को दी गई, मीडिया या नागरिकों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीडिया और नागरिकों आदि को ग्लासनोस्त के तहत दी गई। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम दी गई, बोलने की आज़ादी दी गई, क्योंकि यूएसएसआर में इससे पहले ऐसी कोई आज़ादी की बात कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ग्लासनोस्त के दौरान फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता यूएसएसआर ने दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूएसएसआर के सोवियत संघ में जो 15 लगभग छोटे छोटे देश थे, इस अभिव्यक्ति की आज़ादी या ग्लासनोस्त का फ़ायदा उन देशों ने भी उठाया, जैसे कि पोलैंड, हंगरी और बुल्गारिया, यूगोस्लोवाकिया आदि जो देश थे, उन्होंने भी इस ग्लासनोस्त का फ़ायदा उठाया और फ्रीडम की बात यहाँ से प्रारंभ होनी शुरू होगी। तो इस तरह से गोरबाचोव का जो शासन था वो यूएसएसआर के विघटन तक आगे चलता रहा और अंततः गोरबाचोव को इस्तीफा देना पड़ा। आगे बात करते हैं 1985 के बाद। चूँकि 1985 तक 1990 तक आते आते यूएसएसआर को कई युद्धों में भाग लेने की वजह से या परमाणु हथियारों को बनाने की वजह से या सैनिक संगठन स्थापित करने की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का नुकसान हुआ। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर रूस दिन प्रतिदिन सोवियत संघ होता जा रहा था। तो होता क्या है कि इसके बाद एक घटना होती है 1989 में, जबकि बर्लिन की दीवार गिराई जाती है। बर्लिन दीवार का गिरना, बर्लिन दीवार गिराई जाती है 1989 में। बर्लिन दीवार के गिरते ही जो है 1989 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हो जाता है। ये साल है 1990, उसके लगभग जनवरी फरवरी 1990 के आसपास। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, शीत युद्ध के काल के लिए हैं। 1989 में जो 1961 में जो बर्लिन की दीवार बनी थी, वो बर्लिन दीवार को गिराया जाता है और 1990 में जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक होकर के जर्मनी नया देश 1990 में उनका एकीकरण हो जाता है। और उसके बाद 1991 ये वो तिथि है जब यूएसएसआर या सोवियत संघ यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो जाता है। विघटन हो जाता है और जो यूएसएसआर जो इतना बड़ा देश था, 15 छोटे छोटे देशों में 15 देशों में टूट जाता है।
15 देशों में टूट जाता है। तो 1991 में यूएसएसआर का विघटन अंततः हो जाता है और यूएसएसआर के विघटन के तुरंत बाद ही यूएसएसआर के विघटन होते ही जो वहाँ के प्रशासक हैं गोर्बाचोव अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और इस तरह से 1991 के बाद विश्व जो है एक ध्रुवीय विश्व के रूप में रह जाता है, क्योंकि एक दूसरी महाशक्ति जो है यूएसएसआर वो अब विकसित हो चुकी होती है। तो ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इसके बारे में हमने शीत युद्ध के दौरान जाना। तो 1991 के बाद 1991 पूरा विश्व जो है खुले द्वार की नीति लगभग अपनाने लग गया था। खुले द्वार की नीति, इसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। तो 1991 वो दौर है जब खुले द्वार की नीति बहुत से राष्ट्र अपना रहे थे और पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जो कि 1991 में भारत ने भी इसको अपनाया था और भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो 1991 में भारत ने भी खुले द्वार की नीति या ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण को अपनाया। तो 1991 का वो दौर है जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है, विश्व जो है एक ध्रुवीय विश्व के रूप में पुनः प्रारंभ होता है। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब यह है, एक ध्रुवीय विश्व का मतलब यह है कि चूंकि आपने देखा कि 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, चूंकि दोनों महाशक्तियां अपने को ऊपर दिखाना चाह रही थी और एक साम्यवादी और दूसरा पूंजीवादी यूएसएसआर और यूएसए। तो विश्व जो है द्विध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया था। पूरा विश्व दो गुटों में, दो ध्रुवों में बट गया था। तो 1991 में जब यूएसए केवल इकलौती महाशक्ति के रूप में रहा, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का तो विघटन हो गया और यूएसएसआर छोटे छोटे 14-15 देशों में विभाजित हो गया। तो अब केवल विश्व में इकलौती महाशक्ति रही थी जो कि अमेरिका थी और विश्व पुनः एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ने लगा। तो 1991 से लेकर के कई सालों तक अमेरिका का वर्चस्व रहा। हालांकि अभी भी अमेरिका का वर्चस्व है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अमेरिकी वर्चस्व हो या विश्व के अन्य देशों में हस्तक्षेप की बात हो। जैसे इसके कई घटनाएं इतिहास में हैं कि अमेरिकी वर्चस्व 1991 में खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। 2001 में जो अमेरिका पर हमला हुआ था, 2001 में जब अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख जो ओसामा बिन लादेन को घेरने के लिए जॉर्ज बुश सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। हालांकि वो 2011 में ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद पाकिस्तान में मार गिराया गया। तो 2003 में जैसे सद्दाम हुसैन इराक में जाकर के अमेरिका ने इराक में जाकर के हस्तक्षेप किया और 2003 में वहाँ पे सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराने के साथ ही सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतार दिया। तो अमेरिकी वर्चस्व 1991 के बाद अगले कुछ सालों तक तो रहा ही और वर्तमान स्थिति यह है कि विश्व अब एक ध्रुवीयता को छोड़ करके बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ साथ चाहे वो अभी बात करें तो युद्ध की, तो युद्ध में वर्चस्वता या युद्ध में अमेरिकी वर्चस्व की बात नहीं कर रहे हैं। और आज के विश्व में अगर बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो आर्थिक या इकोनॉमी या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की बात हो रही है। और विश्व में जैसे चाइना है, रसिया है, इंडिया है, इसके अलावा ब्राज़ील है, बहुत से सारे जो देश हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अपने यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, गरीबी को दूर कर रहे हैं, शिक्षा को और आगे ले जा रहे हैं। तो विश्व जो है अभी वर्तमान में बहुत ध्रुवीयता की ओर बढ़ चुका है। अब एक केंद्र विश्व में कोई वर्चस्व एक ही का नहीं है, बल्कि कई सारे देश जो हैं अलग अलग जगहों पे अच्छा खासा विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो शीत युद्ध में हमने भाग 1 और भाग 2 किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि जो भी समस्याएं अगर आपको आती हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप लोगों के समक्ष मुखातिब होता हूँ। तब तक के लिए मेरा एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।